लास्ट क्लास में हीट एंड थर्मल स्टार्ट किया था। हाँ सर। थर्मल एक्सपेंशन थोड़ा बताया था, एक तो टेम्परेचर स्केल्स बताए थे पहले मैंने। हाँ उसके सर। बाद ये बताया था, थर्मल एक्सपेंशन बताया था थोड़ा। यस सर। थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड, टेम्परेचर इंक्रीज करने से हर दो एटम के बीच का सेपरेशन इंक्रीज होता है, इसलिए बॉडी का साइज इंक्रीज होता है। इस फेनोमेना को थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं, याद है? यस सर। चलो, उसी में कुछ एग्जांपल दिए थे कि अगर कैविटी होगा तो वो उसका साइज भी इंक्रीज करेगा। और लास्ट में मोरल ऑफ द स्टोरी बताया था कि इस वजह से ये जितने एक्सपेंशन होते हैं ये फोटोग्राफिक एक्सपेंशन है, याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो डायमेंशन जैसा रहेगा सेम प्रोपोर्शन में बढ़ेगा। ठीक है? यस सर। बोलो। उसमें आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन का मतलब है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, मान लो रॉड है, ये किसी टेम्परेचर पर एल लेंथ, एल नॉट लेंथ है इसका ओरिजिनल लेंथ। ठीक है? तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इसका लेंथ भी इंक्रीज करेगा। यस सर। यही पढ़े हैं हम लोग। तो ये इसका नया लेंथ एल नए टेम्परेचर पर होगा। तो दिस इज एट टेम्परेचर T naught and this is at temperature T naught plus delta T। तो यहाँ पर एक टर्म कॉइन करते हैं, जिसको कहते हैं थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। इसको डिफाइन करते हैं rate of change in length per unit change in temperature for unit length of solid। ये समझ में आया? जैसे 1 मीटर का अगर ये रॉड है, इसको 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने से मान लो 1 सेंटीमीटर बढ़ता है, तो ये 5 मीटर का होता तो 5 सेंटीमीटर बढ़ता हाँ सर। है ना? तो इस डेफिनेशन को ध्यान से समझो, ये बुक में मिसिंग रहता है और यही इंपॉर्टेंट है, नहीं तो अच्छे क्वेश्चन नहीं होंगे। तो रेट ऑफ चेंज इन लेंथ पर यूनिट टेम्परेचर ऑफ 1 मीटर लेंथ ऑफ सॉलिड इज कॉल्ड अल्फा, या पर यूनिट लेंथ। तो मैं लिख देता हूँ, rate of change in length with respect to temperature rate of change in length with respect to temperature per unit length of solid। तो इसका यूनिट क्या होगा? पर डिग्री सेल्सियस होगा या पर हाँ केल्विन सर। होगा यूनिट इसका? यस सर।
ये अल्फा हर मटेरियल का अपना अपना कांस्टेंट है, आयरन का कुछ और होगा, एल्युमिनियम का कुछ और होगा। तो इसी डेफिनेशन को अब अगर आगे फॉरवर्ड करें हम लोग, तो मुझे मिल गया अल्फा इज इक्वल टू dl/dt अपॉन L0 इनिशियल लेंथ। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा dl इज इक्वल टू L0 अल्फा dt यस सर। होगा। हाँ सर। दोनों ओर इसको इंटीग्रेट कर दो, दोनों ओर इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो इनिशियल टेम्परेचर T0 पर लेंथ वाज L0। Yes, sir. टेम्परेचर T0 प्लस डेल्टा T पर लेंथ विल बिकम L मान लो। तो यहाँ से क्या आएगा, L माइनस L0 इज इक्वल टू L0 अल्फा डेल्टा T, ऐसा मिलेगा। हाँ सर। Yes, sir. L इज इक्वल टू L0 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। ये वाला एक्सप्रेशन स्कूल में भी पढ़े होगे अगर याद होगा तो, कि नहीं? नहीं सर। हो जाएगा। Done, sir. नॉट सर। नॉट। हो गया। Yes, sir. 1 plus alpha delta t है ना लास्ट पॉइंट। इसी तरह कॉमन सेंस से दूसरा है जिसको बोलेंगे एरियल एक्सपांशन और सुपरफिशियल एक्सपेंशन, ऐसा कुछ। मतलब अगर हम लोग सरफेस एरिया देखें, अभी तो केवल लेंथ की बात कर रहे थे, तो किसी चीज का लेंथ इंक्रीज होगा तो उसका सरफेस एरिया भी इंक्रीज होगा ना। हाँ सर। जैसे समझने के लिए कह रहा हूँ, वो जो रॉड हम लोगों ने देखा था जिसका लेंथ चेंज हो रहा था, कर सकते हैं कहाँ मुझसे मेहनत करवाएगा ड्राइंग में। ज्यादा मेहनत न करना नहीं चाहता। समझ रहे ना तुम लोग मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? भरोसा नहीं, मैं मेहनत करेंगे काम। देखो इससे कहीं काम चल गया। जैसे जो रॉड की हम लोग बात कर रहे थे, मान लो उस रॉड का शेप ऐसा है, तो हम लोग इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को देखें तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है A0 एट टेम्परेचर T0। अब अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया भी इंक्रीज करेगा। यस सर। Yes, sir. तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लो इंक्रीज होकर हो गया ए हो गया, ए हो गया एट टेम्परेचर T0 प्लस डेल्टा के।
इस एक्सपेंशन को हम लोग एरियल एक्सपेंशन कहते हैं। समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. ये जो एक्सपेंशन है यही एक्सपेंशन है एरियल एक्सपेंशन। तो जैसे लीनियर एक्सपेंशन में टर्म था अल्फा, वैसे ही इसमें एक टर्म है बीटा। इसको डिफाइन करेंगे रेट ऑफ चेंज इन एरिया विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर पर यूनिट एरिया ऑफ सॉलिड, और इस बीटा को बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन। समझ आया? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन। तो यहाँ से सब कुछ वही काम करेंगे तो मुझे मिल जाएगा a इज इक्वल टू a नॉट 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। Yes, sir. वही इंटीग्रेशन, सब कुछ वही, केवल सिंबल चेंज हुआ है ना? हाँ सर। इसका भी यूनिट वही होगा, पर डिग्री सेल्सियस या पर केल्विन। Yes, sir. देखो चेंज इन टेम्परेचर है तो चेंज इन यूनिट, चेंज इन टेम्परेचर डिग्री में हो या डिग्री सेल्सियस में हो या केल्विन में हो, एक होगा। नहीं समझे? वैल्यूज अलग है, सेल्सियस में वैल्यू अलग होगा, केल्विन में अलग होगा, बट चेंज का वैल्यू तो इक्वल होगा ना। जैसे 98 से 99 का चेंज हुआ यूनिट चेंज सेल्सियस में, तो उसके क्रॉसपोंडिंग चेंज होगा, वो एक ही यूनिट का होगा। तो कंफ्यूज मत करना, टेम्परेचर की वैल्यू सेल्सियस और केल्विन में अलग अलग होती है, बट चेंज इन टेम्परेचर की वैल्यू सेम होती है ना? जल्दी से इसको कॉपी कर लो। सर, हाँ बोलो। तो सर ये सब जो फॉर्मूला जो आपने अल्फा और बीटा के लिए लिखा है वो सब याद नहीं करना है? हाँ वो डेफिनेशन है अल्फा और बीटा का। बीटा मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन इज डिफाइंड एज rate of change in area with respect to temperature per unit change in area, per unit area। समझा सर। अल्फा है रेट ऑफ चेंज इन लेंथ विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर पर यूनिट लेंथ ऑफ सॉलिड। ये उसका डेफिनेशन है जो लैंग्वेज में नहीं, इस सिंबल में लिखा है, तो मेरे को समझना चाहिए सिंबल देख के। आया समझ में? हाँ सर। Yes, sir. अब सरफेस एरिया और लेंथ बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, कॉमन सेंस है। Yes, sir. हाँ सर। एक्सपेंशन को बोलेंगे वॉल्यूम एक्सपेंशन, और बल्क एक्सपेंशन। जैसे मान लो कोई एक सॉलिड है, कैसा बनाओ, ऐसा बना देता हूँ। सॉरी, हाँ मुझसे मेहनत करना पड़ता है। ड्राइंग व्राइंग यही सब तो मुझे नहीं आता, इस चक्कर में मैं बायो नहीं पढ़ा। सब लोग भी मेरे से यही सब करवाते हैं। तो ठीक है, एक सॉलिड है, ठीक है, जो भी शेप साइज हो, इसका ओवरऑल वॉल्यूम मान लो कैसा भी शेप साइज हो, मैंने तो रैंडम लिया, मान लो इसका ओवरऑल वॉल्यूम V नॉट है एट टेम्परेचर T नॉट। अब इसका वॉल्यूम हो गया V एट टेम्परेचर T नॉट प्लस डेल्टा T। तो
ये जो एक्सपेंशन हुआ, इस एक्सपेंशन को वॉल्यूम एक्सपेंशन कहेंगे। आई बात समझ में? Yes, sir. यस सर। तो अल्फा और बीटा की तरह एक और थर्मल कोएफिशिएंट डिफाइन करेंगे, इसको कहते हैं गामा। तो इट इज रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है? हाँ सर। इसका भी यूनिट वही होगा, पर डिग्री सेल्सियस और पर केल्विन, Yes, sir. है ना? ये इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा V इज इक्वल टू V नॉट इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा टी। Yes, कॉमन sir. सेंस है, हाँ सर। बट ये सब कॉमन सेंस तब जब गामा कांस्टेंट हो टेम्परेचर के साथ, या अल्फा कांस्टेंट हो टेम्परेचर के साथ, बीटा कांस्टेंट हो टेम्परेचर के साथ। अल्फा बीटा गामा अगर टेम्परेचर के साथ चेंज करेगा, अल्फा बीटा गामा अगर टेम्परेचर के साथ चेंज करेगा, तो ये इंटीग्रेशन के बाहर नहीं आएगा ना, फिर कुछ और होगा जैसा इंटीग्रेशन के बाद आंसर आया। डिपेंड करता है चेंज का इक्वेशन कैसा दिया है। ठीक है? Yes. हाँ सर। हाँ सर। तो केवल ये अलजेब्रिक इक्वेशन इंपॉर्टेंट है ऐसा नहीं, ये डेफिनेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है अल्फा बीटा गामा का। जल्दी से इसको कॉपी कर लो। हो गया? आगे बढ़ूं? Yes. चलो, तो ये सब फंडामेंटल फॉर्मूला अपनी जगह, प्रॉब्लम सॉल्विंग अपनी जगह। सबसे पहला कुछ पॉइंट्स लिखाता हूं जो प्रॉब्लम सॉल्व करने में काम आएंगे। किसी भी मटेरियल का अल्फा बीटा गामा कांस्टेंट के बीच रिलेशन होता है हमेशा। अल्फा इज इक्वल टू अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा, ये हमेशा किसी भी सॉलिड का 1:2:3 के रेशियो में होता है। ठीक है? प्रूफ बताता हूँ इसका, जैसे प्रूफ देखो। जैसे कौन सा प्रूफ दिखाऊं? ये डायग्राम बनाने की नफरत है और कुछ नहीं। ये डायग्राम कॉपी करता हूँ, देखो। जैसे मान लो ये डायग्राम है, इसमें से वॉल्यूम वॉल्यूम हटा देता हूँ मैं। सब हट गया ये सब। ठीक है? ऐसे समझो, ये लेंथ L है, ये लेंथ B है, ये हाइट H है, ऐसा कुछ। ठीक है? कोई सा क्रॉस सेक्शनल एरिया लेता हूँ, मान लो मैंने इसको ले लिया। ठीक है? तो एरिया क्या होगा? L इंटू बी होगा। हाँ सर। Yes. हाँ sir. सर। तो dA बाई dt, इसको मैं लिखूंगा L इंटू डी बाई डी टी प्लस B इंटू DL बाई dt, ऐसा लिखूंगा। हाँ सर। अब dA बाई dt डिवाइडेड बाई A कर दोगे तो ये हो गया L dB बाई dt प्लस B
dl by dt divided by a, that is l into b, ऐसा हो जाएगा। हाँ सर। Yes, sir. हाँ सर। तो ये हो Yes, गया sir. db by dt upon b। हाँ सर। पेन हैंग हो गया। लो, अब ये तो dv by dt upon b plus dl by dt upon l, ऐसा बचेगा। हाँ सर। Yes, sir. तो ध्यान से देखोगे तो दोनों तो अल्फा ही है ना, हाँ सर। Yes, sir. तो बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस अल्फा यस सर। विच इज 2 अल्फा। समझ आया? हाँ सर। इसी तरह वॉल्यूम की भी कहानी होगी। इसमें नया क्या है? Yes, sir. तो सिमिलरली गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा, हाँ सर। अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा इज इक्वल टू 1 इज टू 2 इज टू 3। क्लियर है सबको? Yes, sir. सर यस सर। जल्दी से कॉपी कर लो। सर हाँ बोलो, सुन रहा हूँ। सर वो बीटा अल्फा प्लस अल्फा कैसे हुआ? मुझे नहीं मालूम, सच में नहीं पता। सोचो खुद से। हो गया, आगे बढ़ो। Yes, sir. Yes, sir. वो जिसको नहीं समझ में आया था 2 अल्फा कैसे हुआ, उसको आया समझ में? नहीं सर। बस। अल्फा किसको कहते हैं? सर वो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन होता है। हाँ, तो क्या होता है वो? सर dl by dt by l नॉट। हाँ, तो ये क्या है? दोनों टर्म db by dt अपॉन b, dl by dt अपॉन l, ये सब क्या है? अच्छा अच्छा समझा सर, वो तो dv और नीचे b है तो वो भी अल्फा हो गया। हम्म, हाँ सर समझा। चलो नेक्स्ट। टेम्परेचर बढ़ाने से किसी भी चीज का वॉल्यूम चेंज होगा बट मास चेंज नहीं होगा। Yes, sir. हाँ सर। तो मास कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, इसका मतलब डेंसिटी भी चेंज होगा, यस Yes, सर। sir. है ना? तो सेकेंड नोट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डेंसिटी। तो देखो, कोई भी डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो टी नॉट टेम्परेचर पर डेंसिटी ऐसा हो गया। तो नए टेम्परेचर पर नया वाला डेंसिटी में मास m वही रहेगा, हाँ सर। Yes. वॉल्यूम हो जाएगा v नॉट प्लस इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा टी। होगा हाँ सर। यस सर। वही होगा। m अपॉन v नॉट, ये रो नॉट है, हाँ सर। तो यहाँ से दिख रहा है रो इज इक्वल टू रो नॉट अपॉन 1 प्लस गामा डेल्टा टी। यस सर। तुम लोग बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा है मैथ में? हाँ सर। हाँ सर। हाँ अरे सर। वाह यार, तब तो तुम लोगों को आता होगा, फिर तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है।
तब तो मैं लिख देता हूँ ऐसे पहले तो। सर क्या था वो? एक मिनट, अभी चेक हो जाएगा पढ़ा है कि नहीं। इसको ऐसे लिख सकते हैं। हाँ हाँ सर। सर। और भाई साहब ये क्या हो रहा है वन नोट को मेरे। रुक जाओ, मेरा सिस्टम हैंग हो गया वन नोट। तो ये एक रिलेशन है जो ट्रू है, इसमें कहीं कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं है। अब ये जो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू होती है वो बहुत छोटी होती है, ठीक है। हाँ तो अगर गामा डेल्टा टी 1 के रेस्पेक्ट में बहुत छोटा है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, रो इज इक्वल टू रो नॉट इंटू 1 माइनस गामा डेल्टा टी। हाँ सर। कैसे? हाँ तो बोल दिया, बताओ कैसे। बाइनोमियल से सर, वो एक्सपांड क्या करेंगे उसको। क्या होगा एक्सपेंशन इसका? सर माइनस गामा डेल्टा टी। बस इतना ही एक्सपेंशन होगा? नहीं सर। नेगेटिव पावर के एक्सपेंशन में तो इनफाइनाइट टर्म होते हैं। हाँ सर। हाँ सर। तो बोलो। तो देखो गामा डेल्टा टी अगर 1 से छोटा है तो इसका स्क्वायर और छोटा होगा, क्यूब और छोटा होगा, फोर्थ पावर और छोटा होगा, तो हाँ आगे के सर। टर्म तो और छोटे होते जाएंगे ना। यस सर। रहा समझ में? हाँ सर। तो ये जो रिलेशन है, ये जो मैं अभी लिखा, ये अप्रोक्सीमेट रिलेशन है, कैलकुलेशन में आसानी होती है। तभी यूज होगा जब गामा डेल्टा टी 1 के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा आपको पता हो। अदरवाइज जो ऊपर इक्वेशन लिखा हुआ है वो करेक्ट है, उसमें कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं है। चमका? हाँ सर। हाँ सर। कॉपी कर लो। हो गया सबका? Yes sir. अच्छा, पेंडुलम क्लॉक का नाम सुना है? हाँ सर। क्या होता है? सर जिसके साथ पेंडुलम है, ऑसिलेट करता रहता है। स्कूल में ऐसा एक रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन आता था कि समर में घड़ी कुछ स्लो फास्ट हो जाता है, विंटर में होता है ऐसा, क्यों? याद है? नो सर, ऐसा क्वेश्चन नहीं देखा। मैं कौन से स्कूल और बोर्ड में पढ़ा था तो? सर आईसीएसई बोर्ड का था, पोडार स्कूल का था मैं। मैं पढ़ा ही नहीं है तो। समर में घड़ी स्लो हो जाता है, विंटर में फास्ट होता है, इसका रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन पूछता था स्कूल में। नहीं सर। कैसे तुम लोग पास कर गया? तुम लोग को तो इस बार पास करना चाहिए था बिना एग्जाम वाला।
भाई साहब, अच्छा छोड़ो, घड़ी वाला पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना होता है? सर फॉर्मूला उसका जो आता है वही फॉर्मूला ही बता दो। सर 2 pi√/L/G। ये हो गया फॉर्मूला। हाँ, वो तो सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला हुआ। घड़ी वाले टाइम पीरियड का कितना होता है? घड़ी वाले पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना होता है? बोलो। जो घड़ी में पेंडुलम होता है वो पूरा एक बार अपना मोशन पूरा करने में कितना टाइम लेता है? 1 सेकंड। सर 2 सेकेंड। 2 सेकेंड। सेकेंड पेंडुलम स्कूल में नहीं पढ़ा था, फिर कहेगा स्कूल में नहीं है, स्कूल को बदनाम करता रहता है तुम लोग। सेकेंड पेंडुलम नाम का चीज पढ़ा था? हाँ सर। इसमें सब Yes, कुछ पढ़ा था तुम लोग। तो ये तो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड है। तो कोई एक घड़ी मान लो सही टाइम दे रहा है किसी टेम्परेचर T0 पर, तो T लिखेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा, थीटा लिख देता हूँ। तो एट टेम्परेचर θ0 मान लो। तो जब टेम्परेचर चेंज करेगा तो इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? 2π√L0 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाई जी। हाँ सर। होगा? यस सर। ये हो गया। हाँ T सर। इज इक्वल टू T0 2π√L0 बाई जी T0 हो गया इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा टू द पावर 1/2। ऐसा होगा? हाँ सर। yes, हाँ सर। फ्रैक्शनल पावर का बाइनोमियल एक्सपेंशन पढ़ा है? नहीं सर। मारूंगा ना थप्पड़। तो T minus T0 is equal to T0 into half अल्फा डेल्टा थीटा। तो ये डेल्टा टी हुआ पेंडुलम के टाइम पीरियड में कितना चेंज हुआ, और ये हो गया ओरिजिनल टाइम पीरियड। ठीक है? हाँ सर। अगर क्लॉक है तो अगर क्लॉक है तो T0 की वैल्यू 2 सेकेंड्स होगी। यस सर। हाँ तो उस केस में जो डेल्टा टी होगा वो अल्फा डेल्टा थीटा होगा एवरी 2 सेकेंड। यस सर। yes, sir. Yes, मतलब sir. हर 2 सेकेंड में इतने का झोल होगा। हाँ सर। तो टाइम पीरियड इंक्रीज किया, टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा? टाइम पीरियड इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज? यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज करने से टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इंक्रीज किया या डिक्रीज किया? Sir, increase. सर इंक्रीज। इंक्रीज किया। तो घड़ी स्लो हुआ या फास्ट हुआ? Pass. Slow हो गया सर।
स्लो हो गया ना, टाइम पीरियड इंक्रीज किया, मतलब जो काम 2 सेकेंड में करता था अब 2.1 सेकेंड में करेगा, हाँ सर। मतलब Yes, 2.1 सेकेंड को अब 2 सेकेंड बताएगा तो स्लो हो गया ना। हाँ सर। हाँ सर। तो ये जो डेल्टा टी हुआ इसको हम लोग बोलेंगे टाइम लॉस बाय द क्लॉक एवरी 2 सेकेंड, हर 2 सेकेंड में घड़ी इतना स्लो होगा, होगा। हाँ सर। बराबर। और यही अगर विंटर आ गया तो टेम्परेचर कम हो गया तो फास्ट होगा। यस सर। यस। तो समझ गया ना, तो ऐसे समझे, डेल्टा थीटा अगर पॉजिटिव है तो टाइम लॉस्ट होगा, डेल्टा थीटा अगर नेगेटिव है तो ये टाइम गेन करेगा, गेन्ड फास्ट हो जाएगा। तो क्लॉक विल टिक फास्टर, समर में क्लॉक विल टिक स्लोअर। आई बात समझ में? yes, sir. यस सर। तो कोई पूछेगा पूरे एक दिन में कितना टाइम लॉस या गेन हुआ, दिन में पूछ सकता है, 1 घंटा में पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो टाइम लॉस और गेन्ड इन अ डे, क्या लिखोगे? अल्फा डेल्टा थीटा बाई 2 पर सेकेंड हो गया, और एक दिन में 86,400 सेकेंड होते हैं। हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका है। कोशिश करो, लिख लो पहले इसको। हो गया? लिख लिया सबने? Yes, sir. हाँ सर। चलो, तो अभी तक जितना सिखाया उसके बेस कुछ क्वेश्चन करते हैं। लिख रहा है सबको? यस यस सर। सर। कोशिश कीजिए। कितना? 9.99989 सेंटीमीटर्स। अरे 51 सेंटीमीटर के बीच का मार्क 1 सेंटीमीटर से बढ़ के 9। नहीं सर, 1 मिनट। क्या करूं तुम लोगों का? सर 1.00011। यस सर।
बोलो किसी को आंसर। So 1.00011. हाँ ये सही है। फिफ्टी और 51 के बीच का जो मार्क है ये एक्चुअल में 1 सेंटीमीटर है 10 डिग्री सेल्सियस पर। हाँ सर। हाँ Actual length L naught is 1 centimeter at 20 degree Celsius. है ना? Yes sir. तो मुझे L पूछा है 10 डिग्री सेल्सियस पर, Yes, sir. हाँ सर बराबर। तो ये 1 से कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा? ज्यादा। सर कम होना चाहिए। सर ज्यादा। कैसे ज्यादा होगा? टेम्परेचर तो कम हो रहा है तो छोटा होना चाहिए ना। जल्दी बताओ। सर कम ही होना चाहिए। तो आंसर तो ज्यादा है, उसने ज्यादा बोला। सर मुझे 0.99989 सेंटीमीटर आया करेक्शन के बाद। 1.00011 सेंटीमीटर, यही आंसर बोला था ना किसी ने? हाँ सर। कैसे बोला था? सर वो फॉर्मूला में डाल के सॉल्व करके। तो मुझे भी बता किसमें सॉल्व करने से इतना आता है। बता क्या सर? किसमें सॉल्व करने से इतना आता है, कौन फॉर्मूला में? सर लीनियर एक्सपेंशन के L equals to L naught into 1 plus alpha delta 1 प्लस अल्फा delta t डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या पुट किया? 10। 10 या -10? -10 आएगा। 20 से 10 हुआ है तो -10 होगा ना। हाँ सर। हाँ सर। तो कैसे 1 से ज्यादा आएगा? यस सर मैंने +10 पुट किया था। यही होता है। देख, ये फिजिक्स नहीं इंग्लिश का प्रॉब्लम है, इंग्लिश का और थोड़ा दिमाग का। सब सुनेगा चुपचाप ध्यान से। ये मान लो मेरा स्केल है, ठीक है? यस सर। तो ये स्केल टेम्परेचर कम होने से छोटा हो गया। Yes, sir. हाँ सर। तो एक्चुअल 1 सेंटीमीटर को जब हम इस स्केल से मेजर करेंगे तो ज्यादा आएगा। Yes, sir. यस सर। सब लोग समझ रहे हैं इस बात को? बोलो। हाँ हाँ सर। सर। तो जैसे देखा होगा किसी हार्डवेयर की दुकान में या कहीं भी, ये एक स्केल लिया मैंने, स्केल को यहाँ नीचे रख दिया, 50-51 के बीच मार्क लगा के छोड़ दिया। अब टेम्परेचर कम करके आया, इसी स्केल से इसको नापेंगे तो 1 से ज्यादा होगा ना। हाँ सर। हाँ तो एक्चुअल लेंथ इज 1 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का मीनिंग ये हुआ कि एक्चुअल लेंथ इज 1 सेंटीमीटर और हमारा स्केल भी 1 सेंटीमीटर ही बताता है 20 डिग्री सेल्सियस पर। बट जब स्केल 10 डिग्री सेल्सियस पर छोटा हो जाएगा तब ये इस लेंथ को कितना बताएगा। सर मतलब जो लॉजिक पहले समझो। स्केल की लेंथ थी वो मेजर करें, उससे मेजर करेंगे ना। तो लेंथ तो एक्चुअल 1 सेंटीमीटर है। हाँ सर। मान लो हाँ, तूने सर। 1 सेंटीमीटर का स्केल लिया, दीवार पे मार्क करके छोड़ दिया। अब फिर ये स्केल तुम्हारा लोअर टेम्परेचर पे आया और मेजर करने जाओगे तो इस स्केल से अब वो मार्क 1 से ज्यादा दिखेगा ना। हाँ हाँ सर। समझ आया सबको? यस Yes, सर। sir.
यस वो कूलिंग से ना क्या? सर, आप कूलिंग की बात कर रहे हैं? मैं कुछ बात नहीं कर रहा, क्वेश्चन में जो लिखा है मैं वो बात कर रहा हूँ। ठीक है। स्केल इज यूज्ड एट 10 डिग्री सेल्सियस। तो जो स्केल 20 डिग्री सेल्सियस पर यूज होकर करेक्ट रीडिंग देता था, उस स्केल को 10 डिग्री सेल्सियस पर यूज करेंगे तो वो ओवर एस्टिमेट करेगा ना चीजों को। स्मझा कि नहीं? कोई सर कैसे? 20 डिग्री सेल्सियस पर करेक्ट रीडिंग देता है तो 10 डिग्री सेल्सियस पर स्केल छोटा हो जाएगा। हाँ सर। जो रीडिंग मैंने 20 डिग्री सेल्सियस पर लिया था वो अब ज्यादा बोलेगा ये, यस सर। हाँ सर। हाँ सर, क्योंकि ये 20। स्केल खुद छोटा हो गया है। हाँ सर, अभी समझा। समझे? तो इस लॉजिक से समझो कि अब हम ये समझते हैं कि हमारा स्केल 10 डिग्री सेल्सियस पर कितना होगा कि 20 डिग्री सेल्सियस पर 1 सेंटीमीटर हो जाए। नहीं, गलत बोल दिया। मेरे कहने का मतलब है कि जो 10 डिग्री सेल्सियस पर इसका मेजरमेंट अगर एल है, ये अगर 1 सेंटीमीटर का है तो 20 डिग्री तो एक्चुअल 1 सेंटीमीटर पर जो कि 20 डिग्री सेल्सियस है, इस स्केल से मेजर करेंगे तो ज्यादा होगा। तो हमारा रेफरेंस टेम्परेचर क्या हो गया अब? 10 डिग्री सेल्सियस, है ना? हाँ सर। आई बात समझ में? बोलो। हाँ सर। यस सर। तो 10 डिग्री सेल्सियस का 1 सेंटीमीटर 20 डिग्री सेल्सियस का कितना होगा? सो 1 इंटू 1 प्लस 1.1 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 10, ये सेंटीमीटर होगा। यस सर। ये रीडिंग होगा। जबकि एक्चुअल लेंथ 1 सेंटीमीटर है। आई बात समझ में? हाँ सर। हाँ सर। एक्चुअल लेंथ 1 सेंटीमीटर है मगर मेरा स्केल छोटा हो गया है तो मेरा स्केल अब उस 1 सेंटीमीटर को ज्यादा पड़ेगा। सबका Yes, कुछ? आगे बढ़े? बोलो। यस सर। 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 हाँ बोलो, कोई कुछ पूछ रहा है? सर मतलब हम लोग मेजरमेंट जो 51 सेंटीमीटर को 20 डिग्री सेंटीग्रेड में ले रहे हैं फिर? जोर देखो, एकदम तुम लोगों का विजुअलाइजेशन स्किल अलग लेवल पे जीरो है। सुनो, जितना कहता हूँ उतना सुनो। ये एक स्केल है जो सामने में मेरे हाथ में पेन दिख रहा है, ये एक स्केल है, ठीक है? ठीक है सर। जब ये स्केल 20 डिग्री सेल्सियस होता है तब करेक्ट रीडिंग देता है, ठीक है? ठीक है सर। अब ये स्केल 1 डिग्री सेल्सियस हो जाए, 10 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तो ये स्केल खुद छोटा हो जाएगा। हाँ सर। अब इस स्केल को लेकर अगर हम एक्चुअल में 1 सेंटीमीटर को मेजर करने जाएंगे तो ये स्केल में 1 से ज्यादा दिखेगा ना। सर एक्चुअल वाले की बात कर रहे हैं? हाँ, ठीक है। हाँ।
कोई डिस्टेंस एक्चुअल में सेंटीमीटर वर्ड को मारो बोलिए, कोई डिस्टेंस एक्चुअल में 1 मीटर है, मैंने एक एक्चुअल में 1 मीटर है, उसमें कोई डाउट नहीं। मैं 20 डिग्री सेल्सियस पर एक स्केल लाया और ये स्केल भी मुझे 1 मीटर बताता है, कोई डाउट नहीं, सब ठीक है यहाँ तक। हाँ सर। अब इस स्केल का टेम्परेचर कर दिए 10 सेंटीमीटर, 10 डिग्री सेल्सियस से छोटा कर दिए, तो ये स्केल हो गया छोटा, हो गया हाँ छोटा। सर, हो गया तो सर। अब ये 1 मीटर से कम डिस्टेंस को ही 1 मीटर बता देगा, हाँ सर, वही बता देगा। तो एक्चुअल 1 मीटर को 1 से ज्यादा बताएगा ना। एक्चुअल वाले को 1 मीटर से ज्यादा बताएगा, वो आप बता रहे हैं। हाँ, अच्छा। तो जो एक्चुअल में 1 है वो इस स्केल से 1 से ज्यादा होगा ना। हाँ सर, जो सर, स्केल बता बराबर, रहा ये है, स्केल से मेजर करेंगे तो 1 से ज्यादा होगा। समझा कुछ? मतलब एक्चुअल मतलब स्केल से ज्यादा बता रहा है वो, आप जो बता रहे हैं। L0 1 सेंटीमीटर है अगर, यस सर। तो L इज इक्वल टू, चलो फॉर्मूला करो, फॉर्मूला तुम लोग, फॉर्मूला 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, सो 1 माइनस 10, 1.1, 10 raised to -5, so L minus 1 is equal to minus 0.00011 सेंटीमीटर, है ना? यहाँ तक ठीक है? हाँ हाँ सर। सर। इसका मतलब हुआ कि each सेंटीमीटर of a scale will get shrink by 0.00011 सेंटीमीटर। ठीक है, स्केल का हर एक सेंटीमीटर इतना छोटा हो गया, हाँ हाँ सर। सर। therefore reading of this scale It increased by 0.0. for actual 1 centimeter is equal to 1, स्केल इतना से छोटा हो गया था, अब समझा? हाँ सर, अभी समझा सर अभी। सर, अभी। बोलो, कोई तो बोलो कुछ भी। सर 1.9167। देखता हूँ, रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ आयरन एल्युमिनियम फॉर विच डिफरेंस इन लेंथ इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन है L इज इक्वल टू L0 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये इक्वेशन है। हाँ Yes. सर। हाँ सर। कुछ नहीं बोलते हो, मैं कब सोचता हूँ अब बताएगा, अब बताएगा। डेल्टा L क्या हो जाएगा? L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ऐसा होगा। हाँ अब चेंज इन लेंथ इंडिपेंडेंट है, चाहे वो आयरन का हो या एल्युमिनियम का हो, दोनों का चेंज इन लेंथ सेम है, ऐसा बोला है। Yes. हाँ सर। तो आयरन का चेंज इन लेंथ क्या होगा?
इनिशियल लेंथ ऑफ आयरन, अरे ये तो गलत लिख दिया सब में, हाँ कैसा तुम लोग, डेल्टा एल हो जाएगा एल नॉट इंटू अल्फा डेल्टा टी, Yes, sir. क्योंकि ये हो गया एल नॉट प्लस एल नॉट अल्फा डेल्टा टी, तो चेंज क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल ना, तो एल नॉट आयरन रुक जाओ, into alpha iron into delta T. This should be equal to L naught aluminum into alpha aluminum into delta T, ऐसा होगा। Yes, sir. Yes. तो आपसे पूछा है रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ आयरन टू दैट ऑफ एल्यूमिनियम, सो इनिशियल लेंथ ऑफ आयरन अपॉन इनिशियल लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम, ये हो जाएगा अल्फा एल्यूमिनियम अपॉन अल्फा आयरन। एल्यूमिनियम का 23 इंटू 10⁻⁻6 और इसका 12 इंटू 10⁻⁻6, हाँ तो सर, हमारा आंसर होगा 23 अपॉन 12। 1.9167, हाँ सर वही है। ठीक है, वेरी गुड। आगे बढ़े। 7 मिनट Yes. कॉपी कर। बोलो कुछ आया आंसर। सर -82 डिग्री सेंटीग्रेड। -82, देखते हैं। तो बैठा हूँ मैं, तुम लोग आंसर कुछ भी आया सही गलत कुछ भी बोलते क्यों नहीं हो। तो कह रहा है जहां पर जी 9.8 है वहां पर 20 डिग्री सेल्सियस पर ये सही टाइम देता है, तो जहां पर जी इतना है वहां पर कितने लेंथ पर कितने टेम्परेचर पर सही टाइम देगा, यही पूछा है ना। हाँ सर। एक बात समझ में आ रही है, एल 20 डिग्री सेल्सियस पर जितना लेंथ है अपॉन जी नॉट इज इक्वल टू नया वाला टेम्परेचर पर लेंथ अपॉन जी, ऐसा होगा। हाँ सर। तो नया वाला टेम्परेचर पर लेंथ will become नया वाला g upon g naught into 20 डिग्री सेल्सियस पर लेंथ। Yes, sir. g इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, डिग्री। Decrease. डिक्रीज हो रहा है। तो g g नॉट से छोटा है ना, तो टाइम वही रहना चाहिए। g डिक्रीज हुआ तो l भी डिक्रीज होगा, मतलब टेम्परेचर कम होगा। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। तो मैं इसको ऐसा लिखूंगा g अपॉन जी नॉट L 20 डिग्री सेल्सियस, और इसको लिख दूंगा L 20 डिग्री सेल्सियस इंटू 1, सब प्लस माइनस बाद में देख लेंगे, नेगेटिव आएगा तो आएगा, ऐसा लिख सकते हैं। हाँ सर। हाँ सर। तो ये कैंसिल हुआ, Yes, sir. यस सर। तो यहाँ से मुझे मिला अल्फा डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 माइनस जी अपॉन जी नॉट माइनस अल्फा डेल्टा टी। हाँ सर। So 1 minus 9.800 upon 9.788. upon 9.800, ऐसा।
Yes. तो 0.012 अपॉन 9.800 ऐसा है ना। हाँ सर। तो माइनस अल्फा है मेरे पास 12 इंटू 10⁻⁻6 और ये हो गया डेल्टा टी। तो इसको लिख सकते हैं 12 इंटू 10⁻³ अपॉन 9.8 यस सर। है ना। तो ये 12 गया। तो यहाँ से देखोगे तो डेल्टा टी मुझे मिलेगा -9.8 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन नहीं, डेल्टा टी उल्टा लिख दिया। डेल्टा टी मुझे मिलेगा -10⁻³ अपॉन 9.8 इंटू 10⁻⁻6 ऐसा कुछ। Yes, sir. दैट इज -1000 अपॉन 9.8 कितना आएगा? 102.04। -102.4 ऐसा। हाँ सर। अच्छा 04 सर। मतलब है 04, ठीक है। तो फाइनल टेम्परेचर कितना हो जाएगा? इनिशियल 20 था तो 20 में से इतना कम हुआ है ना। तो Sir, 20 -82 है। 102.04 तो कितना आएगा? -82. -80 2.404. 82.04 डिग्री सेल्सियस ये आंसर होगा। आया समझ में? Yes, यस sir. सर। यही याद. वेरी गुड। सर मतलब वो दोनों का टाइम पीरियड सेम होगा ना? क्वेश्चन में तो लिखा है पर हो ये मैं क्या बताऊं। 20 डिग्री सेल्सियस पर करेक्ट टाइम देता है, फिर कहता है दोबारा करेक्ट टाइम किस टेम्परेचर पर देगा, मतलब टाइम पीरियड सेम ही होगा ना। हाँ सर बराबर। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में मिलते हैं। जिसका हो जाए सब लोग एक एक करके लीव कर सकते हैं। थैंक यू।